तो आज हम एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसमें काफी उथल-पुथल मची हुई है। मतलब एक तरफ दुनिया भर में तनाव अपने चरम पर है और दूसरी तरफ देश के अंदर भी सियासी घमासान कुछ कम नहीं है। तो इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष से, फिर जानेंगे कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट कर रही है, इसके बाद भारत के चुनावी माहौल को समझेंगे और आखिर में देश की कुछ और बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे गर्मागर्म मुद्दे से। यह है ईरान और इजराइल के बीच सीधा टकराव, जिसको अब चलते चलते लगभग 1 महीना हो गया है। शांति की बातों के बावजूद ये जंग अपने 30वें दिन में पहुंच चुकी है और हमले और जवाबी हमलों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इजराइल के हमले काफी सोचे समझे लग रहे हैं। उन्होंने सीधे ईरान के पावरफुल रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी के तेल डिपो, सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना निशाना बनाया है। मतलब साफ है, वो ईरान की मिलिट्री और कम्युनिकेशन की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। अब ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उन्होंने भी बहुत तगड़ा जवाब दिया है और सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज पर हमला, कुवैत के एयरपोर्ट को टारगेट करना और एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराना, ये दिखाता है कि ईरान अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही, ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी है। दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर कर दिया है, तो वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसने 500 अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इस लड़ाई का स्केल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा, 250 से भी ज्यादा। इजराइल ने अकेले ईरान और लेबनान में 250 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करने की बात कही है। ये नंबर बताता है कि हमले कितने बड़े पैमाने पर और कितनी तेजी से हो रहे हैं। लेकिन इन बड़े बड़े आंकड़ों और रणनीतिक हमलों के पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रस्ती भी छिपी है। चाहे वो ईरान में मलबे से जिंदा निकाले गए बच्चे की तस्वीर हो या फिर लेबनान में मारे गए पत्रकार भाई बहन की कहानी, ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध की असली कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। तो ये तो हुई सीधी लड़ाई की बात। अब देखते हैं कि बाकी दुनिया इस पर क्या कह रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है। यहाँ डिप्लोमेसी, धमकियों और मिलिट्री की तैयारियों का एक अजीब सा खेल चल रहा है। दुनिया यहाँ एकदम बंटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी और भी बड़े हमले होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश पाकिस्तान में मिलकर इस मसले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच तुर्की के विदेश मंत्री का ये बयान बहुत कुछ कहता है। वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी आग में लपेट सकती है। वो बाकी मुस्लिम देशों को इस जाल में न फंसने की सलाह दे रहे हैं। इस पूरे खेल में अमेरिका भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी चालें चल रहा है। भले ही उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड फोर्ड ग्रीस में खराब हो गया हो, लेकिन दूसरा यूएसएस जॉर्ज बुश सीधे मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि अमेरिका इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। और इस लड़ाई का असर सीधा सीधा पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो अब एक टेंशन जोन बन गया है और इसी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव आ रहा है। तो चलिए अब इंटरनेशनल अखाड़े से हटकर देश के अंदरूनी सियासी रण क्षेत्र में आते हैं, जहां आम चुनावों की वजह से माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है और नेताओं के बीच जुबानी जंग भी बहुत तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे यकीन के साथ कह रहे हैं कि असम में उनकी पार्टी 90 से ज्यादा सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो दूसरी तरफ विपक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है और चुनावी प्रक्रिया पर ही गंभीर सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अब दक्षिण भारत की राजनीति को देखें, खासकर तमिलनाडु को, तो यहाँ गठबंधन का खेल बड़ा मजेदार है। डीएमके के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में आप देख सकते हैं कि कैसे सीटों का बंटवारा हुआ है। डीएमके सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है और बाकी दल उसके साथ हैं। और देश के अलग अलग कोनों से भी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है।
बंगाल में कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, तो टीएमसी महिला सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री को घेर रही है। यूपी में भी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और कुछ विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं जो माहौल को और गरमा रहे हैं। चलिए अब सियासत से हटकर देश की कुछ और जरूरी खबरों पर नजर डालते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़ी हैं और उनकी जिंदगी पर असर डाल रही हैं। तो देखिए, एक ही देश में एक साथ कितनी अलग अलग चीजें हो रही हैं। एक तरफ दिल्ली में सीएनजी की कमी जैसी दिक्कतें हैं, तो दूसरी तरफ एक पुराने दंगा केस में बड़ा फैसला आया है। टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रही है, न्याय सेतु जैसा एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है और क्राइम की दुनिया से भी हर दिन नई खबरें आ रही हैं। तो आज की ये सारी बातें सुनकर एक सवाल मन में आता है कि जब दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और देश के अंदर भी सियासी लड़ाइयां चरम पर हैं, तो असली लड़ाई का मैदान, असली फ्रंट लाइन आखिर है कहाँ? क्या वो सीमाओं पर है या फिर हमारे अपने समाज के अंदर? इसी सवाल के साथ हम आपको आज छोड़े